उस दिन बारिश बहुत हल्की हल्की हो रही थी। आसमान बादलों से ढंका था और ठंडी हवा चल रही थी। मैं अकेली चल रही थी, सोचती हुई, थोड़ी खोई हुई सी। कॉलेज की क्लास छूट चुकी थी। बैग कंधे पर था और हाथ में एक पुरानी सी डायरी। मैंने अपने मन में कुछ लिखा था आज, एक ख्वाब, किसी खास इंसान का। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज वो इंसान मेरी किस्मत बनकर सामने आने वाला है। अचानक एक तेज गाड़ी मेरे सामने से गुजरी, इतनी तेज कि मेरी सांसें रुक सी गईं। ब्रेक की आवाज हुई और फिर गाड़ी रुक गई। मैं डर के मारे पीछे हटने ही वाली थी कि गाड़ी का दरवाजा खुला और उससे वो उतरा। लंबा कद, काले कपड़े, भीगे हुए बाल जो माथे पर गिर रहे थे, और आंखें जैसे किसी गहरी नदी में कोई राज छुपा हो। उसने मुझे देखा और गुस्से में बोला, मरने का इरादा है क्या? मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था। कुछ सेकंड के लिए हमारी नजरें मिलीं और मैं सब कुछ भूल गई। उसकी आंखें मुझे पढ़ रही थीं, जैसे मैं कोई खुली किताब हूं। फिर वो मुड़ा और बिना माफी मांगे वापस गाड़ी में बैठ गया। लेकिन मैं वहीं खड़ी रह गई, साइलाइज गई, भीगती हुई, अजब पाती हुई, और सोचती रही, ये कौन था? अगले दिन मुझे मेरी नई नौकरी पर जाना था। पैसे की बहुत जरूरत थी, इसलिए एक असिस्टेंट की जॉब ले ली थी। जब उस बड़े से बंगले का दरवाजा खुला तो मैं अंदर पहुंची और देखा, वो वहीं खड़ा था। वही इंसान जिससे मेरी टक्कर हुई थी, जिसकी आंखें अब भी मेरे जहन में थीं। तुम? उसने हैरानी से पूछा। मैंने धीरे से जवाब दिया, जी। तुम यहीं काम करोगी? उसकी आवाज अब पहले जैसी कड़वी नहीं थी, बल्कि कुछ और ही थी, जैसे वो मुझे समझना चाहता हो। मैंने सिर झुका लिया। काम आसान नहीं होगा, मेरे नियम सख्त हैं, लेकिन अगर निभा पाई तो अपनी दुनिया बदल सकती हो। उसके ये शब्द मेरे दिल में उतर गए। मैंने हामी भरी, पर अंदर कुछ डर भी था और अजीब सा खिंचाव भी। पता नहीं क्यों। उसकी आंखों में दर्द था, पर वो दिखाता नहीं था। मैं डर भी रही थी और शायद उसके पास रहना भी चाहती थी, क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है, जहां हम नहीं जाना चाहते, लेकिन वहीं हमारी कहानी शुरू होती है। वो मेरा पहला दिन था उस बंगले में। मन में हजार सवाल थे। कैसा होगा काम? कैसे सहूंगी उसकी सख्ती? और क्या मैं उसे रोज रोज झेल पाऊंगी? पर जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो दिल ने कुछ और ही कहा। वो इंसान डराता भी था और कहीं ना कहीं एक अजीब सा सुकून भी देता था। तुम्हारा नाम? उसने सीधे पूछा, नजरों में वही ठंडापन। अवनी, मैंने धीरे से जवाब दिया। वो पल भर मेरी तरफ देखता रहा, जैसे मेरा नाम याद कर रहा हो या पहचान रहा हो। सिर्फ ऑफिस टाइम पर काम करोगी? ना ज्यादा सवाल, ना ज्यादा बातचीत। मैं चाहता हूं सब साइलेंट हो, ठीक तुम्हारी तरह। उसने मेरी आंखों में देखा। मैंने हल्के से सिर हिलाया और वहां से जाने लगी। लेकिन तभी वो बोला, अवनी, तुम्हें डर लगता है मुझसे? मैं पलटी, उसकी आंखों में झांका, और शायद पहली बार मेरे अंदर से कोई आवाज आई, नहीं। शायद इसलिए नहीं, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानती थी क्यों, पर उससे डर नहीं लगता था। दिन भर काम चलता रहा। मैं उसकी ऑफिस फाइल्स चेक कर रही थी। वो अपने लैपटॉप में कुछ बिजनेस डील्स में बिजी था। पर कई बार जब मैं सिर झुकाकर कुछ पढ़ रही होती तो मुझे उसकी निगाहें अपने ऊपर महसूस होती थीं। वो चुपचाप मुझे देखता था, ना कोई मुस्कान, ना कोई बात, बस एक लंबा गहरा नजरिया। और हर बार मेरे दिल की धड़कन थोड़ी और तेज हो जाती। रात में जब मैं अपने कमरे में गई तो खिड़की से हल्की सी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैंने बस अपने बाल खोले और सोचती रही, उसका नाम, उसकी आंखें, वो पहली टक्कर,
और आज की खामोशी। रेवांश मलिक। वो नाम मेरे दिल में उतरता जा रहा था, धीरे धीरे, बेआवाज। सुबह जब मैं नीचे आई तो नौकरों ने बताया, आज साहब का मूड बहुत खराब है, किसी को कुछ नहीं बोलना। मैंने चुपचाप सिर हिलाया, पर जैसे ही मैं हॉल में पहुंची, वो वहीं था, फोन पर तेज आवाज में बात करता हुआ। पर मेरी आहट सुनते ही उसकी आवाज धीमी पड़ गई। तुमसे मिलकर थोड़ा सुकून मिलता है, उसने धीमे से कहा, जैसे खुद को नहीं, मुझे सुनाने के लिए कहा हो। मैं रुक गई। पहली बार उसकी आवाज में कोई सॉफ्टनेस थी। मैं कुछ कहती उससे पहले ही वो मुड़ गया। जाओ, फाइल्स तैयार करो। उस दिन मैं समझ नहीं पाई, वो इंसान वाकई इतना सख्त है या बस दिखावा कर रहा है। पर जो भी था, मेरे दिल में उसकी जगह बनने लगी थी, धीरे धीरे, बिना किसी शोर के, बिना किसी इजाजत के। तीसरा दिन, पर दिल में कुछ ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस घर को सालों से जानती हूं, या शायद वो किसी को जानने लगी थी जिसे जानना आसान नहीं था। रिवांश मलिक। उसका चेहरा अब रोज मेरी आंखों के सामने रहता था, उसकी आंखें जिनमें जैसे कोई अधूरी कहानी छुपी हो। सुबह सुबह मैं लाइब्रेरी की फाइल्स ठीक कर रही थी। खामोशी थी और हल्की सी बारिश की आवाज बाहर से आ रही थी। तभी पीछे से उसकी आवाज आई, बारिश पसंद है तुम्हें? मैं चौंकी नहीं, अब उसकी मौजूदगी महसूस करने लगी थी। हाँ, मैंने धीरे से जवाब दिया। क्यों? उसने पूछा। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा। वो उस पुराने लकड़ी के दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था, सफेद शर्ट, हल्की गीली और भीगे बाल जो माथे पर आ रहे थे। मैंने जवाब दिया, बारिश में हर चीज साफ लगती है, जैसे कोई सच्चाई बाहर आ जाती है। वो मुझे देखता रहा, बिना कुछ बोले। फिर धीमे से बोला, सच सबके लिए अच्छा नहीं होता, कुछ लोग टूट जाते हैं सच से। उसकी आंखें कुछ कह रही थीं, शायद कोई ऐसा राज जिसे उसने किसी को नहीं बताया था। आप टूटे हैं कभी? यह सवाल खुद ब खुद मेरे होंठों से निकला। वो मुस्कराया, पर वो मुस्कान दर्द से भरी थी। तुम बहुत बातें करती हो आजकल, उसने कहा और जाने लगा। लेकिन दरवाजे से निकलते वक्त उसने कुछ कहा, इतना धीमे कि सिर्फ मैं ही सुन सकी। हाँ, एक बार, और तब से खुद को जोड़ा नहीं, बस संभाल रखा है। वो पहली बार था जब रेवांश ने अपने बारे में कुछ कहा था, और मुझे नहीं पता क्यों, पर उस रात मैं सो नहीं पाई। किसी और के दर्द ने पहली बार मेरे दिल को इतना छुआ था। अगली सुबह मैंने उसे देखा, बिल्कुल शांत लेकिन थका हुआ। ठीक है आप? मैंने हिम्मत करके पूछा। उसने मुझे एक पल देखा, फिर अचानक कहा, मेरे साथ चलो। कहाँ? बस चुपचाप चलो। मैं उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। रास्ता पूरा शांत रहा, न कोई सवाल न कोई जवाब। गाड़ी एक पुराने बगीचे में रुकी। यहां क्यों लाए? मैंने पूछा। उसने दूर देखा। कभी किसी को खोया है तुमने? मैं चुप रही और उसने खुद जवाब दिया, मैंने भी। वो वहीं बैठ गया, घास पर, जैसे किसी याद में डूब गया हो। मैं भी पास बैठ गई। कुछ पल बाद उसने मेरी तरफ देखा। तुम अलग हो, बाकी सब बस दिखावा करते हैं, तुम सुनती हो, शायद इसलिए तुम मुझसे डरती नहीं। मेरे दिल की धड़कन धीरे धीरे तेज हो गई। क्या वो थोड़ा थोड़ा मुझे जानने लगा है, या मैं पहले ही उस राह पर निकल चुकी हूं जहां लौटना मुमकिन नहीं? उस शाम जब हम लौटे तो उसने बिना देखे कहा, कल थोड़ा लेट आना, मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए कुछ हो। क्या? मैंने पूछा। उसने बस इतना कहा, सरप्राइज। उसकी दुनिया में बहुत कुछ अनकहा था, पर अब शायद वो किसी को उस खामोशी में दाखिल होने दे रहा था, और वो कोई शायद मैं थी। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी, पर मेरे दिल में एक अलग ही बेचैनी थी।
कल जो उसने कहा था, तुम्हारे लिए कुछ है, वो एक शब्द रात भर मेरे जहन में गूंजता रहा। क्या ये उसी का तरीका है किसी को करीब लाने का, या बस एक पल की नरमी थी जो अब दोहराई नहीं जाएगी? मैं थोड़ी देर से पहुंची जैसा उसने कहा था। हॉल एकदम खाली था, पर डाइनिंग टेबल पर कुछ रखा था, एक छोटा सा बॉक्स और उसके ऊपर एक नोट। समटाइम्स अ थैंक यू डजंट नीड वर्ड्स। मैंने धीमे से बॉक्स खोला। उसमें एक खूबसूरत पेन था, लकड़ी का, हैंडक्राफ्टेड। और वही पेन मैं पिछले हफ्ते एक शोरूम के काउंटर पर देख रही थी। बस एक नजर डाली थी और आगे बढ़ गई थी। पर उसे याद रहा। मैंने नोट को हाथ में लिया और महसूस किया, रेवांश मलिक, जिसे सब पत्थर कहते हैं, उसके अंदर कहीं कोई बहुत सॉफ्ट इंसान भी है। तभी पीछे से उसकी आवाज आई, पसंद आया? मैंने पलट कर देखा। वो सीढ़ियों से उतर रहा था, काले कुर्ते में, बाल हल्के से पीछे बंधे। आज उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ शांति थी। आपने कैसे पता किया कि मुझे ये पेन पसंद है? मैंने पूछा। मैं बातें भले कम करता हूं, पर देखता बहुत हूं, उसने सीधा जवाब दिया। उसके उस जवाब ने कुछ कर दिया मुझे, जैसे किसी ने मेरी तन्हाई को देखा हो, बिना पूछे, बिना बताए। आपको मुझे कुछ बताना था? मैंने पूछा। वो थोड़ा रुक गया, फिर बोला, हाँ, पर उससे पहले तुम्हें कुछ दिखाना है। मैं उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। इस बार रास्ते भर वो मुझे देखता रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर कह नहीं पा रहा। आखिरकार गाड़ी एक पुरानी बिल्डिंग के सामने रुकी। यहाँ क्या है? मैंने पूछा। उसने सिर्फ दरवाजा खोला। चलो। अंदर बहुत सन्नाटा था। कमरे में सिर्फ कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। दीवारों पर धूल जमी थी। एक फ्रेम को देखकर मैं रुक गई। उसमें एक लड़की थी, हंसती हुई, रिवांश के साथ। ये मेरी बहन थी, उसने कहा। रिया। उसकी आवाज कांपी। पहली बार। वो मेरी जान थी, पर उसे खो दिया क्योंकि मुझसे गलती हो गई, क्योंकि मैंने एक इंसान पर भरोसा कर लिया जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। उसकी आंखें भर आई थीं, और तब से मैंने तय किया, मैं किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगा, क्योंकि जहां दिल जुड़ता है वहां टूटने का डर भी जुड़ जाता है। मैंने उसके हाथ पर हल्के से हाथ रखा। वो पल भर चौंका। फिर पहली बार उसने मेरी उंगलियों को थामा। तुम आई हो। और सब बदलने लगा है। मुझे डर लगता है अवनी, कि अगर तुम भी चली गई तो। मेरे दिल में कुछ चुभा। मैंने हल्के से कहा, मैं यहां भागने नहीं आई हूं रवंश। उसने मेरी आंखों में देखा। इस बार, पहली बार, वो नजरें थमी थीं। तो फिर रुको, क्योंकि मेरी जिंदगी में पहली बार कोई लौटा है, तोड़ने नहीं, जोड़ने के लिए। उस शाम वापस लौटते हुए मैं कुछ और महसूस कर रही थी। शायद प्यार नहीं था अभी, पर जो कुछ भी था वो सच्चा था, गहराई से भरा हुआ, और बिल्कुल वैसा जैसा कहानी में होता है। उस दिन के बाद रिवांश की आंखों में कुछ बदल गया था। वो अब भी चुप रहता था, पर जब देखता था तो ऐसा लगता था जैसे उसकी निगाहों में कोई गुजरी जिंदगी झांक रही हो, और मैं उस गुजरे हुए पल की जरूरत बन गई थी। अगली सुबह मैं लाइब्रेरी में थी। तेज हवा चल रही थी और हल्की हल्की बारिश की बूंदें शीशों पर दस्तक दे रही थीं। वो अंदर आया, काले रंग का स्वेटर, बाल थोड़े बिखरे, और हाथ में 2 कप कॉफी। तुमने कल रात ठीक से खाया था? उसने यूं पूछा जैसे किसी अपने की फिक्र हो। मैंने सिर हिलाया, हाँ, पर थैंक यू। उसने एक कप मेरी तरफ बढ़ाया। कॉफी हमेशा सवालों से पहले दी जानी चाहिए। उसकी आवाज हल्की सी मुस्कुराहट लिए हुए थी। मैं थोड़ा हंसी। आप कभी कभी बहुत अच्छे लगते हो। सिर्फ कभी कभी? उसकी आंखों में वो शरारत थी।
जो अब तक कहीं छुपी हुई थी। हम खामोशी में कॉफी पी रहे थे जब उसने कहा, क्या तुम मुझे कुछ सुनाओगी आज? क्या? मैंने चौंक कर पूछा। तुम्हारा बचपन कैसा था? मैंने एक लंबा सांस लिया। थोड़ा उलझा हुआ। पापा जल्दी चले गए थे। माँ ने अकेले संभाला। लेकिन हम दोनों मिलकर मुस्कुराना नहीं भूले। उसने मुझे गौर से सुना, जैसे वो हर लफ्ज को दिल से पकड़ रहा हो। शायद इसलिए तुम इतनी मजबूत हो, वो धीमे से बोला। और मुझे डर है कहीं मैं तुम्हारी उस मजबूती को तोड़ ना दूं। मैंने उसकी तरफ देखा। आप तो खुद बहुत टूटे हुए हो, फिर भी किसी को दर्द नहीं देते। कभी कभी जो खुद बिखरा हो वही सबसे बेहतर जोड़ सकता है किसी और को। वो एकदम शांत हो गया, जैसे उस बात ने उसके भीतर कुछ छू लिया हो। तुम्हें देखता हूं तो लगता है शायद मुझे भी माफ कर देना चाहिए खुद को। शायद, मैंने धीमे से दोहराया। या शायद तुम माफ कर दोगी मुझे, मेरे वो हिस्से जो अब भी काले हैं। उस पल मुझे समझ आ गया, ये इंसान अपनी नजरों में ही गुनहगार है। तुम अब भी अच्छे हो। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मैं कोई देवी नहीं हूं, पर इंसानियत के लिए इतना काफी है कि मैं तुम्हारी अब बात सुन रही हूं। और जब तक तुम खुद को समझना चाहो, मैं यही हूं। वो पहली बार थोड़ा कांपा। उसके हाथ की पकड़ थोड़ी टाइट हुई। तुम मुझे ठीक कर रही हो अवनी, और मुझे डर है कि कहीं तुम्हें ही ना बिखेर दूं। अगर मैं टूटूं भी तो आपके पास आने के बाद ही खुद को जोड़ लूंगी। उस पल कुछ नहीं कहा गया, पर दोनों की आंखों ने बहुत कुछ कहा। दो इंसान जिन्हें जिंदगी ने अधूरा छोड़ दिया था, आज शायद एक दूसरे की अधूरी किताब पढ़ने को तैयार थे। रात को मैंने अपनी डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी। उसकी खामोशी अब डराती नहीं, वो घर सी लगती है। बहुत खूब। अब कहानी उस दिलचस्प मोड़ पर है जहां रिवांश का बिहेवियर इनकंसिस्टेंट, कंफ्यूजिंग और मेंटली ड्रेनिंग हो गया है, जिससे अवनी हर पल उलझी रहती है। वो कभी बहुत केयरिंग हो जाता है और अगले ही पल ठंडा, बेरुखा, सार्कास्टिक। अवनी को लगता है कि वो पागल हो रही है, पर शायद वो प्यार में पड़ रही है, या बस उसके खेल का हिस्सा है। आज सुबह बंगले की खामोशी कुछ ज्यादा भारी थी। अवनी जैसे ही अंदर दाखिल हुई, रिवांश सामने लॉबी में खड़ा था। एक गहरे नीले रंग की शर्ट, हल्के खुले बाल और हाथ में कॉफी मग। पर उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। अवनी ने धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग सर। उसने बस एक नजर डाली, ठंडी और बेरुखी से भरी। फिर नजर फेर ली। अवनी का दिल धक से रह गया। कल रात तो सब ठीक था। उन्होंने साथ बैठकर डिनर किया था, हल्की बातें की थीं। उसकी हंसी पर वो मुस्कुराया भी था। तो फिर आज स्टडी में सारी फाइल्स ऑर्गेनाइज करो, अकेले। मैं परेशानी पसंद नहीं करता। उसकी आवाज में आदेश भी था और इरिटेशन भी। अवनी ने चुपचाप सिर हिलाया और काम में लग गई। उसका हर दिन अब किसी टेस्ट से कम नहीं था। कभी वो नजरों में अजनबी लगने लगता, तो कभी उसके जेस्चर्स इतने केयरिंग होते कि वो सोचती, क्या मैं सब गलत समझ रही हूं? कुछ घंटों बाद अवनी लाइब्रेरी में किताबें जमा कर रही थी कि रिवांश अचानक उसके पीछे खड़ा हो गया, बिना आवाज के। बस यूं ही पास, बहुत पास। अवनी ने डर के मारे फाइल गिरा दी। इतनी डरपोक हो, ये दुनिया तुम्हारे जैसे लोगों को चबा जाती है। उसकी आवाज में एक अलग सा ठंडापन था। अवनी ने कांपती आवाज में पूछा, मैंने कुछ गलत किया? रिवांश कुछ पल चुप रहा, फिर अचानक वो मुस्कुराया। रिलैक्स, मैं बस मजाक कर रहा था। तुम इतनी सीरियस क्यों हो जाती हो? उसका लहजा अचानक प्यारा बन गया। अवनी हक्की बक्की उसे देखती रह गई। ये इंसान कौन है? कभी मुस्कुराता है, कभी डांटता है, कभी की तरह से इतने नजदीक आता है कि उसकी धड़कनें तेज हो जाएं, और कभी यूं कट के निकल जाता है जैसे वो वहां है ही नहीं। रात को अवनी ने अपनी डायरी में लिखा, मैं समझ नहीं पा रही, रिवांश आखिर चाहता क्या है मुझसे? कभी वो मेरी हर बात में दिलचस्पी दिखाता है, कभी मुझे नीचा दिखाता है, और सबसे अजीब बात, उसकी आंखें कभी मुझे पढ़ने की कोशिश करती हैं
तो कभी खुद एक रहस्य बन जाती हैं। अगली सुबह रिवांश ने अवनी से सारे गेस्ट्स की इनविटेशन लिस्ट तैयार करवाई, फिर उसे ऐसे नोट्स दिखाए जो एकदम कंफ्यूजिंग थे। हर डिटेल गलत थी। सो केयरलेस। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कीपिंग समवन हु डजंट इवन अंडरस्टैंड बेसिक थिंग्स? अवनी को बुरा लगा, बहुत ज्यादा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। रिवांश उसकी आंखों में देख रहा था, पर उसे लग रहा था कि अवनी उस दर्द को छिपा गई थी जो वो दिखाना चाहती थी, और वो यही चाहता था। रात को रिवांश अपने कमरे में अकेले बैठा था। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि ये खेल अब उसका बदला है या कोई उलझा हुआ एहसास। तुम जानती भी हो अवनी, तुमने मेरी दुनिया बदल दी, पर मैं तुम्हें इतना कंफ्यूज कर दूंगा कि तुम खुद को ही भूल जाओगी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, पर अंदर एक आग थी। पुराने जख्मों की राख अब फिर से जल रही थी। अवनी को बंगले में काम करते हुए कुछ हफ्ते बीत चुके थे। हर दिन उसके लिए एक नई उलझन लेकर आता। रिवंश का बर्ताव कभी ऐसा होता जैसे अवनी इस दुनिया की सबसे बेकार इंसान हो, और कभी कभी जैसे उसके बिना उसकी ये दुनिया अधूरी है। सुबह रिवंश ने उसे कागज थमाते हुए कहा, तुमसे सिंपल काम भी ढंग से नहीं होते क्या? अवनी ने चुपचाप वो ले लिया। उसकी आंखों में सवाल थे, पर होंठ अब कुछ बोलते नहीं थे। दोपहर को रिवंश ने कहा, आज शाम कुछ स्पेशल गेस्ट्स आ रहे हैं, तुम सब संभालोगी? और हाँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए अवनी। आई वोंट टॉलरेट इट। अवनी ने खुद को बहुत संभालते हुए कहा, हाँ सर। शाम को बंगला रोशनी से जगमगा उठा था। गेस्ट्स बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। रिवंश सबके साथ फॉर्मल था, और अवनी सारा काम चुपचाप संभाल रही थी। पर तभी एक गेस्ट मिस्टर शर्मा, जो शायद कुछ ज्यादा पी चुके थे, अवनी से हल्के मजाक करने लगे। पहले तो बात हंसी तक रही, फिर उन्होंने कह दिया, रिवंश, तुम्हारी असिस्टेंट तो बहुत चार्मिंग है। ऐसे चेहरे को सिर्फ फाइज में लगाना सही नहीं। अवनी का चेहरा उतर गया। वो पीछे हटने लगी। मिस्टर शर्मा ने उसकी कलाई को छूते हुए कहा, थोड़ी व्हिस्की और लाओ स्वीट हार्ट। से अगले ही पल रिवंश ने तेज आवाज में कहा, मिस्टर शर्मा। सारा माहौल फ्रीज हो गया। रिवंश अपनी जगह से उठ चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा उबाल मार रहा था। वो अवनी के सामने आ गया और मिस्टर शर्मा की ओर देखकर बोला, अगर आप फिर से मेरी असिस्टेंट के लिए ऐसा एक भी शब्द बोले तो मेरा रिस्पॉन्स उतना फॉर्मल नहीं होगा जितना अभी है। आप मेरे गेस्ट हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। सन्नाटा छा गया। मिस्टर शर्मा बड़बड़ाते हुए हट गए। अवनी की आंखें नम हो गई थीं। उसने सोचा, जो इंसान हर दिन मुझे ह्यूमिलिएट करता है, आज उसी ने मेरी डिग्निटी के लिए आवाज उठाई। पार्टी खत्म होते ही रिवांश फिर से वो कोल्ड एक्सप्रेशन लेकर सामने आया। नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो तो खुद संभालना सीखो। हर वक्त कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा। अवनी चुप रही, लेकिन उसके दिल में अब और सवाल पैदा हो गए थे। आप प्रोटेक्ट भी करते हैं और हर्ट भी। आप केयरिंग भी हैं और क्रूल भी। आखिर आप हैं कौन रिवंश? रात को अवनी अकेले अपने कमरे में बैठी थी। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज किसी ने मुझे सबके सामने इंसल्ट करने से रोका, और वो वही इंसान था जिसने मुझे सबसे पहले इंसल्ट किया था। मैं उसे समझ नहीं पा रही, या शायद मैं उसे समझना नहीं चाहती, क्योंकि डरती हूं कि कहीं वो ना निकले जिसे मैं धीरे धीरे चाहने लगी हूं। उस रात जब अवनी अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी, उसे रिवांश की परछाई दिखी। वो लॉन में अकेला बैठा था, जैसे किसी और जंग में उलझा हो। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर इमोशन, हर साइलेंस के पीछे कोई बड़ा सीक्रेट छिपा था। रिवंश ऐसा क्यों करता है? कभी अवनी को नीचा दिखाता है, तो कभी सबके सामने उसकी ढाल बन जाता है। कहीं यह सब एक गेम तो नहीं? या फिर रिवंश खुद उस जंग से लड़ रहा है जिसका उसे भी अंत नहीं पता। अवनी की जिंदगी जैसे एक रोलर कोस्टर बन चुकी थी। कभी रिवंश उसे देखकर मुस्कुरा देता, तो कभी बिना बात के तड़का देता, तुमसे ये नहीं होगा, तुम सिर्फ एक असफलता हो। और अगले ही पल
उसे गर्म कॉफी का मग उसकी टेबल पर रखकर खुद चला जाता। अवनी अब तक बहुत कुछ सह चुकी थी, पर अब उसकी सहनशीलता जवाब देने लगी थी। एक शाम की बात है, बंगले की लाइट चली गई थी। अवनी अंधेरे में रसोई में फंस गई। उसे डर लग रहा था, क्योंकि बंगला बहुत बड़ा था और सब लोग अपने अपने कमरे में बंद थे। वो टॉर्च ढूंढ रही थी, तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। अवनी, वो चौंकी, मगर आवाज टायरिसियम जानी पे तो पहचानी थी। रवंश था। उसके हाथ में इमरजेंसी लाइट थी। ठहरो मत, मैं हूं यहां। उसका लहजा बिल्कुल बदल चुका था। अवनी उसे देखती रही, जैसे पहली बार किसी और ही रूप में देखा हो। अचानक उसने पूछा, आप एक ही इंसान कैसे हो सकते हैं? कभी दर्द देते हो तो कभी मरहम बनते हो। रिवांश थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता मैं क्या हूं। मेरे अंदर एक जंग चल रही है, अवनी, और तुम उसी जंग का हिस्सा हो। अवनी कुछ समझ नहीं पाई। उसकी आंखों में सवाल थे। रिवंश ने आगे कुछ नहीं कहा। वो बस चला गया और अवनी वहीं खड़ी रही, अधूरी बातों के अंधेरे में। अगले दिन रिवंश ने उसे एक पुराने कमरे में भेजा, पुरानी फाइल्स सॉर्ट करने के लिए। वो कमरा कई सालों से बंद था। अवनी जैसे ही वहां पहुंची, वहां धूल, पुरानी किताबें और कुछ यादें बिखरी पड़ी थीं। एक डायरी पड़ी थी जिस पर लिखा था, रियाज जर्नल। अवनी ने उसे खोला नहीं, लेकिन अंदर कुछ ऐसा था जो रिवांश की बहन रिया से जुड़ा हुआ था। उसी वक्त रिवंश वहां आया और अवनी के हाथ से डायरी छीन ली। डोंट टच दैट। उसकी आंखों में डर था और गुस्सा भी। अवनी पीछे हट गई। रिवांश की सांसें तेज थीं। कुछ पल बाद उसने खुद को शांत किया और बोला, तुम्हारा काम खत्म हुआ, बाहर निकलो। अवनी कुछ कहना चाहती थी, पर उसके लफ्ज गले में अटक गए। उस रात रिवंश अपनी लाइब्रेरी में बैठा, हाथ में वही डायरी और आंखों में आंसू। रिया, तुझसे किया गया वादा अब मैं पूरा करूंगा। जिसने तुझे तोड़ा वो अब बचेगी नहीं। अवनी को नहीं पता था कि वो किस साजिश का हिस्सा बन चुकी है। रिवेंज की नजरों में जो सॉफ्टनेस आती थी वो असली थी, मगर उसके दिल में जो रिवेंज जल रहा था वो और भी सच्चा। और अब वो हर रोज एक नया तरीका ढूंढता अवनी को इमोशनली तोड़ने का। कभी उसे सबके सामने डांटता, तो कभी उसका किया हुआ काम किसी और को क्रेडिट देकर छोटा कर देता, और फिर कभी अकेले में आकर कहता, तुम जितनी भोली दिखती हो उतनी हो नहीं। अवनी अब खुद में उलझती जा रही थी। उसे लगने लगा था कि कोई पुराना राज है जो रिवंश की आंखों में छिपा है। एक ऐसा जख्म जो उसकी आंखों से कभी टपक नहीं पाता, बस जलता रहता है अंदर ही अंदर। पर कहानी अब भी अधूरी है, क्योंकि अवनी को यह नहीं पता कि वो ही उस जख्म की वजह मानी जा रही है। एक ऐसी गलती की जिसकी उसे खबर तक नहीं। रिवंश का चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके अंदाज में अब वो नरमी गायब थी जो कभी अवनी की आंखों में उतर जाती थी। अब उसकी चाल में सिर्फ मकसद था और आंखों में सिर्फ एक नाम, रिया। अवनी को ऑफिस नहीं, अब वो अपनी चेसबोर्ड समझने लगा था। हर दिन एक नई चाल, हर सुबह एक नया ह्यूमिलिएशन। उस दिन वो सुबह 9 बजे काम पर पहुंची। रेवेंश पहले से वहां था, एक कॉफी मग हाथ में और एक अनदेखी मुस्कान चेहरे पर। तुम लेट हो अवनी। अवनी ने घड़ी देखी, वो समय पर थी। बट सर, इट्स 9 ओनली। रेवेंश ने कोल्ड आंखों से देखा। तुम्हारा 9 बजे, मेरा नहीं। फ्रॉम नाउ ऑन योर शिफ्ट स्टार्ट्स एट 8:30। और हाँ, बिना कंप्लेन किए। शाम तक उसे बिना रुके एक्स्ट्रा आवर्स काम करवाया गया। मीटिंग फाइल्स, मार्केटिंग ड्राफ्ट्स, ब्रांडिंग किट्स, सब कुछ। लेकिन आइसिंग तब हुई जब उसने अवनी के काम पर रेड पेन से क्रॉस मारते हुए सबके सामने कहा, यह लड़की तो बेसिक प्रेजेंटेशन भी नहीं बना सकती। वंडर हाउ शी इवन गॉट दिस जॉब। अवनी का दिल वहीं टूट गया। वो वही लड़की थी जिसे कभी रिवांश खुद कॉफी देकर कहता था, यू वर्क टू मच, टेक अ ब्रेक। अवनी अब खुद को एक जाल में फंसा महसूस करने लगी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था यह अचानक बदलाव क्यों। पर जवाब तो रिवंश के पास था।
और सिर्फ वो जानता था। रात में जब बंगले के सारे कमरे सो चुके थे, रिवंश अपने स्टडी में बैठा था, सामने रिया की तस्वीर। उसने तुझे तोड़ा, रिया, और अब मैं यूज तोड़ूंगा, टुकड़ों में, जैसे तू टूटी थी, बिना आवाज के। अगले दिन रिवंश ने एक और जाल बिछाया। अवनी, कल एक स्पेशल क्लाइंट आ रही हैं, तुम उन्हें हैंडल करोगी? अवनी मुस्कुराई। पहली बार किसी ने उस पर भरोसा जताया। लेकिन उसे नहीं पता था, वो क्लाइंट असल में रिवंश का प्लांटेड आदमी था। मीटिंग के दौरान उस क्लाइंट ने अवनी के साथ हल्के फुल्के मजाक की सीमा पार करनी शुरू की। आप तो बॉस की पसंदीदा लगती हैं, क्या और भी सर्विसेज देती हैं? बात अपमानजनक थी, मजाक के रूप में कही गई। अवनी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, पर उसी वक्त रिवंश वहां आ पहुंचा। उसने उस क्लाइंट का हाथ झटक दिया। गेट आउट राइट नाउ। और फिर इतनी जोर से चिल्लाया कि पूरा स्टाफ सुन सका। वो यहां काम करती है, आपके बीमार टिप्पणियों के लिए नहीं। क्लाइंट डर कर भाग गया। अवनी वहीं खड़ी रह गई, आंखों में आंसू और दिल में सवाल। अगर उसे इतना ही नफरत है मुझसे, तो मुझे बचाया क्यों? रिवंश वहीं खड़ा था, उसकी तरफ पीठ किए। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मगर उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। वो उलझ चुका था अपने ही रिवेंज के जाल में। कभी वो अवनी को गिराता, तो कभी उसका हाथ थाम लेता। अब रिवेंज बदल चुका था। वो वही था, वही चेहरा, वही आंखें, पर उनमें अब दर्द की जगह जहर उतर आया था। अवनी को रोज की तरह सुबह 9 बजे बंगले पर पहुंचना था, मगर आज वो कुछ मिनट लेट हो गई, क्योंकि रात भर की नींद में उसका मन बेचैन था। रिवंश दरवाजे पर ही खड़ा मिला, चेहरे पर शिकन नहीं, पर वो ठंडी हंसी, जैसे किसी तूफान की आहट हो। समय पे काम करना सीखो मिस अवनी, यहां तुम्हारा कॉलेज नहीं चल रहा। अवनी ने सिर झुकाया। उसने जवाब देना सीखा ही नहीं अब, क्योंकि वो जानती थी अब हर जवाब के बदले उसे एक नया ह्यूमिलिएशन मिलेगा। उस दिन रिवंश ने दिन भर उसे पूरे स्टाफ के सामने नीच दिखाया। अवनी, फाइल गलत है। अवनी, तुम्हारे नोट अबसर्ड हैं। अवनी, तुम्हारी प्रेजेंस हाई डिस्टर्बिंग है। और फिर उस छोटे से टीम लंच में, अगर काम करना आता होता तो शायद किसी और की वजह से किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करती। अवनी रुक गई। ये बात कुछ अलग थी। उसकी आंखों में सवाल थे, मगर आवाज अब भी खामोश। रिवंश रोज उसे तोड़ता गया। कभी तो कॉफी मग उसके सामने रख देता, जैसे पुराने दिन याद दिला रहा हो, और फिर अगले ही पल उसके हर छोटे काम पर तंज कसता, जैसे उसकी मौजूदगी ही बोझ हो। अवनी अब खुद को सवालों में घेर चुकी थी। क्या मैंने कभी किसी को इतना बुरा महसूस करवाया? क्या मेरी कोई ऐसी भूल थी जिसे मैं जानती भी नहीं? उस रात जब सब सो चुके थे, रिवांश एक पुराना एल्बम खोलकर बैठा था। तस्वीरों में मुस्कुराती रिया, उसके साथ वो लड़का आर्यन, किसी फेयरवेल इवेंट में जहां रिया और आर्यन ने साथ परफॉर्म किया था। फ्लैशबैक में कहानी खुलती है। रिया और आर्यन कॉलेज के दिनों से प्यार में थे। रिवंश को यह रिश्ता जान से प्यारा था, क्योंकि रिया उसकी सिर्फ बहन नहीं, उसकी जान थी। आर्यन और रिया की शादी की तारीखें तक तय थीं। पर फिर आर्यन की जिंदगी में कोई और आ गई, और वो थी अवनी। अवनी उस वक्त नई नई इंटर्न थी आर्यन की कंपनी में। वो आर्यन के लिए सिर्फ एक इंस्पिरेशन थी, मगर आर्यन उसे चाहने लगा। आर्यन ने रिया से रिश्ता खत्म कर दिया, बिना एक्सप्लेनेशन के, बिना क्लोजर के। रिया टूटी और एक दिन खामोशी से छत से कूद गई। रिवांश का दिल उसी दिन मर गया था। उसने आर्यन को ढूंढा, लेकिन वो शहर छोड़ चुका था। उसने अवनी की तलाश शुरू की। उसे ये नहीं पता था कि अवनी आर्यन के प्यार के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन रिवंश ने मान लिया, जिस लड़की की वजह से रिया मरी वो अवनी थी। अवनी अब भी इन सब बातों से अनजान थी। उसे नहीं पता था कि उसकी मासूमियत एक बहन की जान ले चुकी है। उसे नहीं पता था कि रिवांश रोज उसे क्यों जला रहा है, क्यों उसकी आंखों में कभी दर्द, कभी नफरत और कभी कुछ और दिखाई देता है।
एक रात जब अवनी छत पर अकेली बैठी थी, रिवंश उसके पास आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस बैठा रहा। सिगरेट की राख उड़ती रही। अवनी ने धीरे से पूछा, क्या मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है सिर? रिवांश ने ठंडी निगाहों से देखा। तुम वो गलती हो जिसका सबूत कभी नहीं मिलता, अवनी, पर दर्द हर पल देता है। अवनी फिर से चुप हो गई। अब वो सिर्फ दुख नहीं, बल्कि डर महसूस करने लगी थी। रिवंश अब सिर्फ सजा नहीं दे रहा था, अब वो अवनी को अंदर से खत्म करने पर उतर आया था। अवनी की रातों की नींद अब पहले जैसी नहीं रही। रिवंश का बर्ताव हर दिन और भी खौफनाक और भी भावनात्मक होता जा रहा था। कभी वो उसे चाय लाने को कहता और सामने ही टेबल से गिरा देता। कभी वो किसी मीटिंग में अवनी को टोक देता जैसे उसका वहां होना ही उसकी सबसे बड़ी गलती हो। लेकिन फिर उसी दिन जब एक इन्वेस्टर मीटिंग के दौरान बेशर्मी से अवनी के लुक्स पर कमेंट करता है, शी लुक्स मोर लाइक अ मॉडल देन अ पीए, तभी रिवंश की आंखें आग बन जाती हैं। मिस्टर ठाकुर, अगर प्रोफेशनलिज्म की बाउंड्री समझ में नहीं आती, तो मैं आपको उनमें बांधना जानता हूं। शी इज हियर टू वर्क एंड यूर नॉट वेलकम एनी मोर। मीटिंग खत्म होने से पहले ही रिवंश खुद उस इन्वेस्टर को बाहर जाने को कह देता है। अवनी वहीं ठिठकी रह जाती है। वो मुझे हर बात पर डांटता है, नीचा दिखाता है, फिर आज मेरी हिफाजत क्यों की? वो अब रिवांश के रहस्यों में उलझ चुकी थी और रिवंश खुद अपनी ही उलझनों में। उधर दूसरी ओर कहानी में एक भूला हुआ चेहरा वापस लौट आया था, आर्यन। अवनी की जिंदगी में फिर से एक पुरानी कंपनी का क्लाइंट बनकर आया। अवनी, ओएमजी, तुम यहां हो? आर्यन की मुस्कान वैसी ही थी प्यारी, मगर आज अजनबी सी लग रही थी। अवनी चौंक गई पर हंसकर बोली, आर्यन सर, कितने सालों बाद आपको देखा। आर्यन के साथ मीटिंग छोटी थी, मगर रिवंश को जैसे किसी ने आग दिखा दी हो। मीटिंग के बाद रिवंश ने अवनी को रोक लिया। उससे दूर रहना। अवनी चौंकी। क्यों? रिवंश ने उसकी आंखों में देखा। बस कहा ना, उसके साथ जो कुछ था तुम नहीं समझोगी। रिवंश की आंखों में वो पुराना जहर फिर लौट आया था। अब वो अवनी से रिवेंज के और भी गहरे तरीके ढूंढने लगा। अवधि तक अवनी की मदी की डेस्क ये हर दिन बदली जाती थी। हर फाइल वो खुद प्रूफ रीड करने को मजबूर थी। वो कई बार बिना गलती के सजा पा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अवनी को एक पुराना पेपर मिला। रिया की पोएट्री डायरी का एक पन्ना गलती से रिवांश के स्टडी डेस्क में छूट गया था। उसमें लिखा था, वह लड़का अब मेरी जिंदगी में नहीं रहा, पर जिसकी आंखों में अब वो दिखता है, वो है अवनी। अवनी सन्न रह गई, स्थिर रह गई। मैं रिया की जिंदगी में कभी थी। धीरे धीरे राज परत दर परत खुलने लगे, मगर सब कुछ अब भी धुंधला था। रिवंश एक रात छत पर अकेला बैठा था, हाथ में शराब और आंखों में आंसू जो बह नहीं रहे थे। तुम चली गई रिया, और मुझे उससे बदला लेना है, पर अब मैं खुद नहीं समझ पा रहा। मैं उसे दुख देना चाहता हूं या उसके पास रहना। अवनी अब खुद से सवाल कर रही थी, क्या मैं किसी की बर्बादी की वजह हूं? अवनी के लिए आर्यन की वापसी एक पुराने जान पहचान वाले बॉस की तरह थी। वो बस एक प्रोफेशनल वार्मथ के साथ पेश आ रही थी। इट्स नाइस टू सी यू अगेन आर्यन सर। लेकिन आर्यन के लिए वो सर अब भी चुपता था। अवनी, हम दोनों अब पुराने कॉलीग्स हैं। सिर्फ सर नहीं, नाम से बुला सकती हो ना? अवनी थोड़ा झेंप गई, मुस्कुराई। ओके आर्यन। आर्यन की आंखों में कुछ और ही था। वो अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट हैंडल करने नहीं आया था, वो अवनी की जिंदगी में फिर से जगह पाने आया था। वो जानता था कि रिया अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अवनी अब भी है। उस दिन जब आर्यन ने अवनी को अपनी कार में लिफ्ट देने का ऑफर किया और अवनी थक कर हाँ कर गई, तभी रिवंश ने ऑफिस के सीसीटीवी में उन्हें एक साथ जाते हुए देखा। उसका चेहरा सुन्न पड़ गया, फिर मुस्कुराया, मगर वो मुस्कान नहीं थी, वो आग थी। अगले दिन रिवंश ने सबके सामने अवनी को जलील करना शुरू कर दिया। पीए हो या पर्सनल गेस्ट मैनेजर, काम छोड़कर
आर्यन के साथ कॉफी पीने जाना है। हाय के अवनी हैरान रह गई। "के, सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया। रॉन्ग? तुम्हारे लिए रॉन्ग का मतलब क्या है तायवनी? बॉस से प्यार करने वाले या क्लाइंट के साथ फ्लर्ट करने वाले?" रूम में सब सन्न। अवनी की आंखें भर आईं। वो बिना कुछ बोले बाहर चली गई। आर्यन उसी दिन अवनी को टेरेस पर मिला जब वो अकेली थी। तुम ठीक हो? अवनी ने कुछ पल चुप रहकर कहा। कभी कभी लगता है सन्ने सब कुछ टूट जाएगा। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। वो वक्त जब अवनी कुछ नहीं कहती तब उसकी आंखें बहुत कुछ बोलती हैं। आर्यन ने खामोश कसम ली, दिस टाइम मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। लेकिन वहीं रवंश अपनी स्टडी में बैठा एक पुरानी डायरी पढ़ रहा था रिया की, और उसमें एक आखिरी एंट्री थी जो उसने अपनी मौत से एक रात पहले लिखी थी। आर्यन मेरा कभी नहीं होगा। वो हमेशा अवनी को ही चाहता रहा। रिवांश की आंखें भर आईं। उसने डायरी दीवार पर दे मारी। अवनी, तुमने मेरी बहन की जान ली और अब आर्यन को फिर से खींच रही हो अपनी तरफ। अब मैं तुम्हारा हर दिन नर्क बना दूंगा। रिवंश अगले दिन ऑफिस में आर्यन को रुकने के लिए कहता है। You're welcome to work with us, आर्यन, permanently. Stay here longer. अवनी चौंक जाती है। आर्यन मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक सवाल छुपा है। रिवांश मुझे पास बुला रहा है या अपने शिकंजे में खींच रहा है? और अब कहानी के तीनों किरदार रिवंश, अवनी और आर्यन, तीन सीन अलग अलग आग में जल रहे हैं, जिसमें प्यार, बदला और गलतफहमी एक साथ तैर रही है। जब नफरत की आग में मोहब्बत पलने लगे। आर्यन इन दिनों अवनी के आसपास कुछ ज्यादा ही नजर आने लगा था। अवनी जब भी बंगलों में कोई काम कर रही होती, आर्यन यूं ही बेमतलब हेल्प करने पहुंच जाता। लेट मी हेल्प यू कैरी दिस। अवनी मुस्कुरा देती। इट्स ओके आर्यन, आई कैन मैनेज। लेकिन आर्यन का अंदाज साफ था। वो बस हेल्प नहीं करना चाहता था, वो अवनी के करीब आना चाहता था। रिवंश हर बार बालकनी से उन्हें साथ देखता। कभी वो दोनों हंसते, कभी आर्यन धीरे से अवनी के बाल पीछे करता। उसकी मुट्ठियां कसने लगती। वो मुझसे दूर हो गई, हाँ, और उसके पास वो आ गया। वो आग जो रिवंश के अंदर थी अब जलन और पॉजिटिवनेस में बदलती जा रही थी। एक दिन आर्यन ने डिनर टेबल पर सबके सामने कहा, अवनी, तुम्हारे हाथों की कॉफी मिस करता हूं मैं। अवनी हंसती। फिर तो आना पड़ेगा कॉफी लेने। रिवंश ने अपना ग्लास जोर से टेबल पर रखा। तुम कॉफी लेने आए हो या कुछ और लेने? एक पल को सब चुप। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी लेने आया हूं बिना तुम्हारी परमिशन के नहीं लूंगा। रिवंश की आंखों में आग थी। अवनी कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन वो महसूस करने लगी थी कि कुछ बदल रहा है। जब सच सामने आता है तो आंखों में आंसू और दिल में तूफान होता है। आर्यन ने उस दिन अवनी को गार्डन में अकेला देखा। वो सोच में गुम थी। अवनी, कैन आई से समथिंग? अवनी ने सिर उठाया। हाँ आर्यन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अवनी चौंक गई। क्या? हाँ, उस दिन से जब हम दोनों एक साथ काम करते थे पुरानी कंपनी में। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारा पेशेंस, सब कुछ मैं कभी कह नहीं पाया। अवनी गहरी सांस लेकर बोली, आर्यन, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे बारे में इस तरह नहीं सोचा। क्या कभी भी नहीं? नहीं, तुम्हारा मेरे लिए अफेक्शन था, इस बात का मुझे कभी अंदाजा ही नहीं था। और सच कहूं तो मैंने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की। आर्यन की आंखों में डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन अवनी ने सच्चाई बोल दी थी। इतना सब कहने के बाद दोनों चुप थे, पर वो चुप्पी अकेली नहीं थी। कुछ दूर खड़ा रिवंश ये सब सुन चुका था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अवनी, तो बेकसूर थी? उसे समझ आया, अवनी को कभी पता ही नहीं था कि आर्यन उसे चाहता है। और रिया की मौत की वजह सिर्फ आर्यन की टूटी उम्मीदें थीं, ना कि अवनी की कोई गलती।
रिवांश की आंखों में गिल्ट और रिग्रेट था। मैंने जिसे सजा दी उसका तो कोई कसूर ही नहीं था। रिवांश अपने स्टडी रूम में बैठा होता है। उसकी आंखें लाल हैं और हाथों में वही डायरी रिया की। रिया, मैं गलत था। अवनी ने तुझे कुछ नहीं किया और मैं उसे तोड़ता रहा। हर रोज उसके हाथ कांप रहे थे। अब कैसे कहूं कि मैं अवनी से प्यार करता हूं? मोहन, जब गलती का एहसास होने लगे तो दिल माफी मांगने लगता है, लफ्ज नहीं। रिवंश आजकल बहुत बदल गया था। वो अब अवनी को बेइज्जत नहीं करता था, ना ही उसकी तरफ गुस्से से देखता था। अब उसकी नजरों में कुछ और था, पछतावा, शर्मिंदगी और वो एहसास जिसे मोहब्बत कहते हैं। अवनी भी अब रिवंश के बदले बर्ताव को लेकर उलझन में थी। कभी वो उसे एक केयरिंग इंसान की तरह देखती, तो कभी अचानक वो खुद को रिवंश की आंखों से नजरें चुराते हुए पाती। एक शाम अवनी काम से फुर्सत पाकर टेरेस पर खड़ी थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, ठंड लग रही है? अवनी ने पलटकर देखा, रिवांश हाथ में एक शॉल लिए खड़ा था। मैं? वो कुछ कहने ही वाली थी कि रिवांश ने बिना कुछ कहे वो शॉल उसके कंधों पर रख दी। तुम्हारा ध्यान रखना मेरा फर्ज नहीं, जरूरी बन गया है। अवनी चुप रही। वो अब उस गुस्सैल बॉस को नहीं देख रही थी। वो एक टूटे हुए इंसान की आंखों में झांक रही थी। कुछ देर बाद रिवंश ने धीरे से कहा, अवनी, मुझे तुमसे एक बात करनी है, लेकिन मैं शायद उस तारीख से नहीं कह पाऊंगा। अवनी ने सर झुका लिया। क्या बात है रिवंश? रिवंश की आवाज कांप रही थी। मैंने तुमसे जो भी किया, दर्द दिया, अपमान दिया, उसके पीछे एक वजह थी, रिया। अवनी की सांसें थम सी गईं। रिया? मेरी बहन, उसने सुसाइड की थी और मैं समझ बैठा कि उसके टूटने की वजह तुम हो। अवनी की आंखों में आंसू भर आए। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। रिवांश की आंखें नम थीं। मैं जानता हूं अब कि तुम बेकसूर थी। मैं बस अंधा था, दर्द में। लेकिन तुमसे दूर जाकर मुझे सबसे ज्यादा दर्द हुआ। मुझे माफ कर दो अवनी। अगर हो सके तो। उस पल अवनी बस देखती रही उस इंसान को जो कभी उसके लिए मॉन्स्टर था। अब वो खुद अपनी गलती में टूट रहा था। अवनी ने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़ी और रेवंश के कांपते हाथों को अपने हाथों में ले लिया। कभी दर्द किसी और का होता है, सजा किसी और को मिलती है, लेकिन अगर इंसान सुधर जाए तो माफी भी मिल जाती है। कभी कभी माफी से ज्यादा जरूरी होता है दिल से कहना, मैं तुमसे प्यार करता हूं। सुबह की धूप हल्के सुनहरे पर्दों से छनती हुई कमरे में आ रही थी। अवनी खिड़की के पास बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें कहीं और थीं। पलकों पर एक अधूरी मुस्कान, दिल में एक अधूरी बात। रिवांश की रात की बातों ने उसका सारा सुकून छीन लिया था। वो अब मॉन्स्टर नहीं रहा था, वो एक टूटा हुआ इंसान था जो शायद सच में उससे प्यार करने लगा था। उधर रिवंश पहली बार अपने आप से हार रहा था। वो खुद को शीशे में देखता और पूछता, क्या मैं उसके लायक हूं? शाम के वक्त बंगले में एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आता है, आर्यन। अवनी उसे देखकर थोड़ी चौंकती है। आर्यन, तुम? आर्यन मुस्कुराता है। हाँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। ये मेरा लास्ट ट्राई है। रिवांश दूर खड़ा था। आंखों में वो पुराना गुस्सा फिर से लौट आया था। आर्यन और अर्जी अवनी लॉन में बैठते हैं। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और कहा, अवनी, जब तुम मेरी कंपनी में आई थी, मुझे समझ नहीं आया कि मैं तुमसे कब जुड़ जाऊंगा। शायद तुम नोटिस भी नहीं कर पाई, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी हर खुशी में शामिल करना शुरू कर दिया था। अवनी थोड़ा असहज हो जाती है। आर्यन, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूं, बट। आर्यन मुस्कुराता है, लेकिन आंखें भारी हो चुकी थीं। आई नो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मुझे लगता था वक्त के साथ हो जाएगा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया, जब प्यार एक तरफा हो
तो खामोशी ही जवाब होती है। वो उठा और बहुत हल्के से उसका हाथ थामते हुए बोला, मुझे खुशी है कि तुमने कभी मुझे झूठी उम्मीद नहीं दी। अपना ख्याल रखना अम्नय। दी। और आगे ये आर्यन चला गया, हमेशा के लिए। रवंश ने सब देखा, सब सुना। उसका दिल जैसे किसी बोझ से आजाद हो गया था। रात में अवनी अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। तब रवंश आया, धीरे से बोला, आर्यन चला गया? अवनी ने सर हिलाया। हाँ, वो मुझे प्यार करता था, लेकिन मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया। रवंश ने धीरे से पूछा, और मुझे? अवनी चुप रही। रवंश आगे बढ़ा और पहली बार बहुत सच्चे लहजे में बोला, अवनी, आई लव यू। शायद बहुत पहले से। शायद इसीलिए हर बार जब तुम दर्द में थी, मुझे और गुस्सा आता था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मैंने तुम्हें ही चोट पहुंचाई। अवनी की आंखों में आंसू थे। तुमने मुझे तोड़ दिया था रवंश, लेकिन हर बार जब मैं बिखरने लगती थी, तुमने ही मुझे संभाला भी। मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती थी, कोशिश की, लेकिन तुम हर बार मेरे दिल में आ जाते थे। रवंश उसके करीब आया और बोला, तुम मुझे एक और मौका दो, अपने दिल में वापस आने का। अवनी ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, प्यार करने वाले मौका नहीं, वक्त देते हैं, और मैं तुम्हें वो वक्त देने के लिए तैयार हूं। हमें बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी। इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे अधिक छू गया, यह भी हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।